बेटा इसमें कोई साइंस बैकग्राउंड के हैं? सभी कॉमर्स के ही हैं? साइंस बैकग्राउंड फ्रॉम यूपी, चलो कोई बात। मैथ था या बायोलॉजी बेटा? मैथ था ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, तो ये जो अपने पास इकोनॉमिक्स है ये 100 मार्क्स का है, और इसमें सबसे बड़ी है कि एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव है, 100 नंबर है, 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, जिसमें से मिनिमम 40% मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए पास करने के लिए, मिनिमम। लेकिन अगर मिनिमम 40% का टारगेट लेकर के चलेंगे तो काम अपना होने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये पेपर एक ऐसा है जिसमें आप जितना ज़्यादा ले आएंगे आपके लिए बेहतर होगा, और रिजल्ट बनाने में भी ना इसका योगदान जो होता है वो अच्छा होता है, कि अगर कहीं पर एग्रीगेट में कोई कमी रह जाए तो उसको पूरा करने में ये हमारा क्या होगा, काम आएगा। तो इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और समझना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अब अगर एमसीक्यू बेस है तो ज़्यादा उतना लिखने पे हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉपर्स की तरफ से बुक मिलेगा ही मिलेगा, जितनी आवश्यकता होगी नोट करने की उतना ही नोट करेंगे, बाकी बुक का कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है। बुक को एक एक लाइन आपके ध्यान में होना चाहिए, जहां जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, मैं वहां पर आपको लिखवा दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ऐसे ध्यान में रखना है, ऐसे ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोग ना 2 वॉल्यूम के रूप में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 1 और इकोनॉमिक्स वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 जो है बेटा वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोगों को 5 चैप्टर देखने होंगे यहाँ पर, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा बेटा डिमांड एंड सप्लाई। थर्ड हमारा होगा बेटा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। फोर्थ हमारा है बेटा मार्केट, और 5वां चैप्टर अपना होगा बेटा बिजनेस साइकिल। ये 5 टॉपिक हैं अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। उसी तरीके से आपके पास सेकेंड वॉल्यूम भी आएगा, जिसमें हम लोग इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे, हम लोग जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। उसमें नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे, केंजियन थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मार्केट फेल्यूर के बारे में बात करेंगे, पब्लिक फाइनेंस की बात करेंगे हम लोग, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करेंगे हम लोग। और अभी जैसे हम लोग जब इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तो बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग जो भी काम करते हैं ना वो आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला काम करते हैं। हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो कहाँ से देखेंगे, आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला देखेंगे। तो भाई बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी क्या स्थिति थी, कैसे हम लोगों को इकोनॉमिक्स की बात करते थे, तो प्री इंडिपेंडेंस के बारे में भी एक चैप्टर हमको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत होगी। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखना है। इतने ही टॉपिक हैं अपने पास इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। अब इसमें जो है 60 मार्क्स तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि ये सिर्फ 5 चैप्टर है, 60 मार्क्स का है, और 40 मार्क्स का आपके पास जो इंडियन इकोनॉमी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो आपके पास आएगा। तो ये जो आपके पास 60 मार्क्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इसमें सबसे बड़े चैप्टर्स हैं डिमांड एंड सप्लाई, जिसमें हम लोग 3 अलग अलग यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड, उसके बाद इलास्टिसिटी की बात करेंगे हम लोग, साथ ही साथ हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर की बात करेंगे और सप्लाई की बात करेंगे। तो 3 टॉपिक में बढ़ जाएगा, डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 3 अलग अलग यूनिट के रूप में हम लोग देखेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण ये टॉपिक है क्योंकि मिनिमम 15 क्वेश्चन आता है इससे, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आता है, ऑन एन एवरेज 18-20 तो हर अटेम्प्ट आता ही आता है। तो भैया अगर एक बार बताओ, 20 नंबर भी एवरेज अगर लगाते हैं कि ये हमारे पास आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर 40% हम ये देख रहे हैं कि हमको पास करने के लिए चाहिए, और उस 40% में से अगर 20 मार्क्स इसी में से है, तो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता यहाँ पर हमारे होती है। अब ये जो हमारे पास सिलेबस है, इसमें जो पहला टॉपिक है वो है 8 से 10 नंबर का, जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स है, 8 से 10 नंबर का है, और ज़्यादा नहीं, आराम से 4-5-6 लेक्चर इसमें लगाएंगे। अभी हमें कोई हड़बड़ी तो है ही नहीं, आराम आराम से रिलैक्स से हमको पढ़ना है।
तो 4, 5, 6 लेक्चर तक लगाएंगे इसको समझने में, बड़े प्यार से समझेंगे। और फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पीड पकड़ने की कोशिश करेंगे। और बेटा आप जो साइंस वाले हो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी साइंस से ही था, रहा नहीं, ठीक है। 2005 में हमने इंजीनियरिंग किया था, AIEEE उस टाइम में होता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, ऑल ओवर इंडिया में 183rd रैंक था, ठीक है। बट अब इंजीनियरिंग से आ गया हूँ कॉमर्स की तरफ, तो आराम से पढ़ा रहा हूँ पिछले 16 साल से, आप भी झेलिए हमें, ठीक है। तो ये कभी भी माइंड में टेंशन मत लेना कि साइंस से थे कैसे हमारा होगा, साइंस वाला और मजेदार तरीके से कर पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक तो मैथ्स आपका पढ़ा लिखा हुआ पहले वाला है ही है, ठीक है। अकाउंट्स कुछ दिन लगता है कि सजा है, उसके बाद आराम से लगता है कि अब तो मजा है, क्योंकि सारा कैलकुलेशन हमें पहले से पता होता है कि करना कैसे है, ठीक है। तो वो भी इजी लगेगा। लॉ आपके लिए अगर नया है तो इन लोगों के लिए भी नया है, क्योंकि पहली बार लॉ ये भी पढ़ेंगे। भाई 11th 12th में लॉ था कहाँ पे, नहीं था, यहीं से लॉ की शुरुआत हो रही है, तो आपके लिए भी नया है, इनके लिए भी नया है। एक इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ये आगे बढ़े हैं, उसको हम लोग यहीं पे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये कभी माइंड में टेंशन मत लेना कि मैं साइंस से, मैं कॉमर्स से। और कॉमर्स में भी बहुत सारे बच्चे माइंड में ले लेते कि मैं नॉन मैथ्स था। कौन कौन था नॉन मैथ्स? कोई नॉन मैथ्स नहीं थे। इकोनॉमिक्स फॉर स्टैट्स 11th में पढ़ा था, वो पूरा स्टैट्स यहाँ पढ़ना है, 40 मार्क्स का एडजस्ट हो गया। 10th तक मैथ्स पढ़ा हुआ था, उससे 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ तक आता है, 75 हो गया। रीजनिंग तो किसी ने पहले नहीं पढ़ा था, 20 वो भी हो गया, तो 95 तो पढ़ के ही आए ना। एक चैप्टर एडिशनल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, जो आपने 11th 12th में अगर मैथ्स लिया होगा तो पढ़ा होगा, नहीं तो नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए घबराने की जरूरत उसके लिए भी नहीं है। तो ये कभी सोचना भी नहीं कि नॉन मैथ्स है या नॉन कॉमर्स है तो दिक्कतें आएंगी, बहुत ही आसानी तरीके से हमारा काम निकल जाता है, बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो वो सोचने की बेटा जरूरत नहीं है। अब देखिए, तो अगर ये हमारे पास है तो हमने क्या बोला कि पहला तो 8 से 10 नंबर का हमारे पास इकोनॉमिक्स है, और ये बेसिक टर्म्स है। इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या है, किस किस इकोनॉमिस्ट ने क्या इसके बारे में बोला हुआ है, वो सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसका क्या मतलब है, क्या उसका कोई और नाम है, किन किन जगहों पर किन किन टर्म्स के अंतर्गत हमारा इकोनॉमिक्स शब्द यूज होता है, कहाँ कहाँ पर इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर इकोनॉमिक्स की जरूरत है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर क्या करना होता है, देखने की जरूरत होती है। उन सारी चीजों को हमें यहाँ पर समझने की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी बात हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो 8 से 10 नंबर का तो आपको ये बेसिक आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, कहाँ से आया है, क्या क्या मतलब है, किस इकोनॉमिस्ट ने क्या बताया, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, उसका क्या नेचर होता है, क्या उसका स्कोप है, कितने टाइप्स के इकोनॉमी होते हैं, उस इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते पहले चैप्टर के अंतर्गत। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत इकोनॉमिक्स में, ओके। अब उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक आएगा डिमांड एंड सप्लाई। तो हमने बोला 3 अलग अलग यूनिट में पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट है हमारे पास डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। भाई एक वो बताओ, आप अगर यहां पर अभी बैठे हुए हैं तो आपको जब जरूरत थी तब ना आप यहां पर आए हैं, अगर आपको जरूरत ही नहीं होती पढ़ने की तो आप यहां पर क्यों आते? तो मतलब आपकी आवश्यकता आपके लिए डिमांड बन गई, और आपकी चूंकि डिमांड है तो हमारे लिए सप्लाई बन गई, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। और इस बीच में एक रिसेप्शन की बात हुई होगी, पैसा कितना दोगे भाई, हुआ था ये नहीं हुआ था? तो देख लो सारे टर्म्स वही हैं हमारे पास, आपकी जो जरूरत वो आपका डिमांड, ठीक है, किस कीमत पे तय हुई है वो हो गई प्राइस, और हम आपको क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाई, दैट्स मीन सप्लाई। इसी के बीच में सब तरीके का अलग अलग चीजें होंगे कि भैया हम इतना दे सकते हैं, हम नहीं दे पाएंगे सर, कुछ मदद कर दीजिए, इस तरीके की बातें हमारे पास यहां पर हो सकती है, उसको हम लोग यहां पर बेसिकली देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे डिमांड, फिर उसके बाद देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फिर उस पर किस तरीके का इंपैक्ट होता है तो उसके लिए पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में कुछ हमारे पास एजम्पशंस होते हैं कि उसके बिना काम नहीं चलेगा, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होगा।
फिर उसी तरीके से हम लोग इलास्टिसिटी भी देखेंगे कि भैया आप बहुत समय ऐसा होते हैं कि कब कुछ खरीदने के लिए जाओ, दाम पूछते हैं, फिर बोलते नहीं नहीं रहने दे, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये क्यों बोला आपने? भाई जरूरत है तभी तो दुकान पे पूछने के लिए गए थे, लेकिन दाम सुन के पलट गए हैं, तो इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता होगा। तो ये प्रभाव कैसा है, चाहे वो इनकम का हो, प्राइस का हो, एडवर्टाइजमेंट का हो, या अदर गुड्स के प्राइस वगैरह के कारण हो रहा हो, तो इन सबको कहेंगे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, कि कीमत के उस कारण या फिर अदर गुड्स के प्राइस के कारण या इनकम के कारण या एडवर्टाइजमेंट के कारण हमारे डिमांड ऑफ मेन कमोडिटी पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं यहां पर हम लोग। ओके, फिर उसके बाद आएगा कंज्यूमर बिहेवियर। भाई आप यहां पर बैठे हैं तो बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर पहले एक आध क्लास हम डेमो लेकर के देखना चाहते हैं। अब वो डेमो लेकर के ये नहीं देखेंगे कि मास्टर को आता है या नहीं आता, अगर आता है तब हम यहां पर बैठे, नहीं आता तो यहां पे बैठते ही नहीं। ठीक है, बात ये होती है कि हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या वो जो सामने वाला बोल रहा है क्या वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल है या नहीं है, हम उसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे, हम उसको कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है ना, ये एक जानने वाली बात होती है ना। तो यहीं पर हम लोग करते हैं बेटा कंज्यूमर बिहेवियर की बात। आपका क्या बिहेवियर है भाई, आपको कुछ भी पसंद हो सकता है, कुछ भी ना पसंद हो सकता है। पसंद होगा तो आप उसका कंजम्पशन ज्यादा कर पाएंगे, नहीं पसंद होगा तो कंजम्पशन क्यों करेंगे। अब घर में कभी मम्मी कोई ऐसी सब्जी बना दे जो आपको पसंद नहीं हो, तो बेटा नाक मुंह सिकोड़ते हो ना, अबे यार क्या बना दिया, होता ही नहीं होता। बदलाव करते इस तरीके के नहीं करते हैं, तो ये आपके पसंद के ऊपर है। लेकिन अगर वहीं पर कुछ अच्छा बन जाए, अरे क्या बात है मम्मी आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात था, कोई बात है क्या, पापा के पैसे मार लिए हो, तो मतलब आपको आपके पसंद और नापसंद के ऊपर ये डिपेंड करता है ना कि आपका बिहेवियर क्या होगा। सिंपल सा फंडा है। तो हम लोग यहां पर यहीं पर देखेंगे, और यहीं पर थोड़ा सा बात हो जाता है बेटा मार्जिनल यूटिलिटी की, टोटल यूटिलिटी की, उन सब चीजों की बात हम लोग यहां पर करते हैं। साथ ही साथ यहां पर हम लोग बात करते हैं बजट लाइन की। बेटा हम कोई भी काम करेंगे अपने औकात से बाहर कर सकते हैं क्या? यहां औकात का मतलब है बेटा अपने बजट से बाहर हम काम नहीं कर सकते, अपने बजट से बाहर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बजट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा औकात की रेखा, अर्थात बजट लाइन और प्राइस लाइन। बजट लाइन और प्राइस लाइन। भाई कभी कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकान वाला सबसे पहला क्या पूछता है, आपका बजट क्या है। भाई कपड़े खरीदने के लिए दुकान पे जाते तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं निकाल तो कितना तक का निकाल सकता है, नहीं ना। भाई जब आप बोलोगे तो आप बोल दोगे भैया इस रेंज तक का निकालिएगा, कहते ही नहीं कहते, वो रेंज आपका बजट को ही शो करता है, ये नहीं करता, फिर दुकानदार उसी के रेंज में दिखाएगा ही नहीं दिखाएगा। तो ये सारे के सारे हमारे किसके अंतर्गत आ जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत, क्योंकि उसके कारण ही हमारे डिमांड के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। तो वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग बात कर लेंगे बेटा सप्लाई की, कि भाई जब आपकी सारी चीजें फुलफिल हो रही है तो सामने वाला क्या कर सकता है, आपको गुड्स देगा, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो जैसे जैसे डिमांड में पड़ा था, जस्ट अपोजिट हम लोग कहां पढ़ते हैं बेटा, सप्लाई के अंतर्गत। जो हम लोग डिमांड में पढ़ेंगे उसका जस्ट अपोजिट कहां होगा, सप्लाई के अंतर्गत होगा। तो दैट्स मींस वाइस एंड वर्सा की बात हम लोग करते हैं, वाइस एंड वर्सा को देखते हैं हम लोग। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर हमारे पास आएगा प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। बेटा देखो आपकी जरूरत थी तो डिमांड हुआ, फिर आपका जो भी बजट वगैरह था उन सबको देखते हुए हमने क्या करा, सप्लाई करा। तो भैया हम जो सप्लाई करेंगे तो हमें वो गुड्स भी तो चाहिए। भाई बहुत सारे दुकानदार बोलते हैं कि ना ना अभी अवेलेबल नहीं है, नहीं हो पाएगा, हम करवाते हैं कुछ दिनों में, कहता ही नहीं कहता। तो इसका मतलब उस गुड्स का उत्पादन होना भी आवश्यक है, प्रोडक्शन होना जरूरी है। अब अगर कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो उसकी एक कुछ ना कुछ लागत होगी या नहीं होगी, कॉस्ट होगी या नहीं होगी, कुछ ना कुछ उस पर एक्सपेंस होगा या नहीं होगा। भाई आप अगर यहां पर आए हैं तो आईसीआई में रजिस्ट्रेशन लिए होंगे, अभी यहां पर आने के लिए बाहर से रजिस्टर वगैरह खरीदा होगा, तो रजिस्टर का कुछ ना कुछ कॉस्ट हुआ होगा नहीं, क्योंकि दुकान वाले साहब पूछते हैं ना भैया कितने का है, तब ना वो बताता है। तो वो भी कहीं से खरीदा होगा, फिर अपना प्रॉफिट वगैरह लगाया होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। तो ये सारा काम कि भाई गुड्स कैसे कैसे हमारा बनेगा, उस पर क्या खर्चा होगा, कितने तरीके का अदर कॉस्ट है, कैसे प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे बेटा। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत,
किसके अंतर्गत देखेंगे हम लोग? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के अंतर्गत। अब जो है बेटा, अगर कोई भी चीज आपको खरीदनी होती है तो क्या आराम से आंख बंद कर लेते हो, प्रभु भेजना जरा, हाँ आ गया, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। आपको भूख लगी हो, आराम से आंख बंद करके खड़े हो जा, सामने बर्गर पिज्जा रखा हुआ है, मिल गया, आंख खोलो आ गया होगा, मिलेगा क्या? भाई आपको जाना पड़ता है दुकान और फिर वहां पर चीज करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज अवेलेबल होगी जो आपकी आवश्यकता है, जिसकी आपको आवश्यकता है, उस गुड्स की डिमांड के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो वो जो प्लेस है, जिस जगह पर आपकी डिमांड की फुलफिलमेंट होगी, उसको हम लोग कहते हैं बाजार, मार्केट। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मार्केट के नाम से जानते हैं। तो लास्ट में हमें यह भी देखना पड़ता है मार्केट। अब मार्केट को अगर देखेंगे तो मार्केट के अलग अलग टाइप्स की भी बात करेंगे हम लोग। अगर मार्केट को देख रहे हैं तो क्या करेंगे? मार्केट के अलग अलग टाइप्स की भी बात करेंगे, अलग अलग टाइप्स को भी देखेंगे हम लोग। तो अगर मार्केट की टाइप्स की बात करेंगे तो उसमें देखेंगे हम लोग मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट देखेंगे, अलग अलग मार्केट में कैसे होता है वो भी काम करेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हमारी हो गई इसके अंतर्गत। और सबसे लास्ट टॉपिक अपने इकोनॉमिक्स का आता है बेटा बिजनेस साइकिल। बेटा एक होता, बचपन से लेके आज तक जिंदगी में उतार चढ़ाव हुए या नहीं हुए? कभी खुशी कभी गम, है कि नहीं? एक समय था कि मम्मी बाबूजी को एक बार बोलते थे मम्मी ये चाहिए पापा ये चाहिए, तो पापा बाजार से ला देते थे। अब बोलते हैं तो कान के नीचे रेपटा भी पड़ जाता है कि बहुत तरह से शौक बढ़ गया, ये ले और चाहिए नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। होता ही नहीं होता कि समय के अंतराल के साथ बढ़ते बढ़ते ये भी चीजें होती हैं। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा लगा ही रहता है। अब जैसे अभी आप लोग यहाँ पे 10 से 11 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ रिलैक्स मोड में, लेकिन यही जब 1:30 बजे मैं क्लास में जाऊंगा तो उसमें कम से कम 110 बच्चा होगा। तो अब एक वो बताओ, अगर 110 को पढ़ा दो तो क्या मैं बोलूंगा कि मैं 10 को ना पढ़ाऊंगा? उसी इफिशियंसी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि चाहे हमारे लिए एक बच्चा बैठा हुआ हो या 1000 बच्चा बैठा हो, हमारे लिए सामने वाला क्या है? कंज्यूमर। हमारा काम क्या है? उसका सेटिस्फेक्शन देना, तभी तो डिमांड फुलफिल होगी ना। सामने हमारा कंज्यूमर है, हमारा काम है सेटिस्फेक्शन देना, तो हम उसी एनर्जी के साथ पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे? या आके आज अरे यार 10 ही बच्चे हैं, छोड़ो आज बेटा रहने दो, अगली क्लास में करेंगे, तो फिर दोबारा मिलने के लिए आओगे? बोले पता नहीं कौन सा कलवा वहां बैठा हुआ था, बोला कि 10 बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा हीरो बन गया अपने आप को, दूसरी बार दर्शन ही नहीं देंगे, तो फिर दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी? तो ये हम लोग जो उतार चढ़ाव की बात करते हैं, ये हमारा आता है बेटा बिजनेस साइकिल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? ये हमारा बिजनेस साइकिल के अंतर्गत आएगा। बिजनेस साइकिल के अंतर्गत इसकी बात हम लोग करते हैं। तो ये 5 चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है। इन 5 चैप्टर को मुझे पढ़ाने में टोटल 28 क्लास लगेंगे, 28 ओनली। ठीक है, मैं आपका ज्यादा टेस्ट भी नहीं लूंगा, सिर्फ आपको 25 से 30 टेस्ट देना पड़ेगा बस। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स में उससे ज्यादा मत देना, बेगा मैं क्यों परेशान होना, है कि नहीं? तो 25 से 30 टेस्ट दे देना और फिर एंजॉय करना। अब जो सेकेंड पार्ट है इकोनॉमिक्स का, भाई वो भी तो 40 नंबर का है, उसके लिए भी तो बात करनी पड़ेगी हमें, उसको भी तो देखना पड़ेगा। बेटा उसमें भी मैं ज्यादा क्लास आपका नहीं लगाऊंगा, 25 से 30 क्लास उसमें भी लगाएंगे और आराम आराम से पढ़ेंगे। तो दोनों मिलाकर के हो जाते हैं, इधर से बेटा 28, उधर से 25, 53 क्लासेज। 53 क्लासेज एक महीने में अगर अल्टरनेटिव क्लास लेंगे तो होते हैं 12 क्लास, तो 4.5 महीने का मिनिमम कोर्स है। और अगर जोड़ा जाए, अप्रैल तो अब खत्म ही होने का आ गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर मिड तक जाएगा और सितंबर में आपका पेपर हो सकता है। तो भैया फिर तो ये दिक्कत है। तो अभी कुछ दिन एंजॉय करो, तो अभी का मजा कुछ दिनों के बाद आपका सजा बनेगा। हम संडे को भी बुलाएंगे, ठीक है? और नहीं होगा तो हम ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, सप्ताह में 1-2 क्लास एक्स्ट्रा लगा देंगे। करना भी तो जरूरी है ना, क्योंकि देखो अब वो 11th 12th की कहानी तो रहने की,
जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी आपको बोला कि 28 क्लास में पढ़ा दूंगा, इससे कम कंटेंट्स आपने 11th में पढ़ा होगा और पूरे साल पढ़ा होगा। ठीक है, पूरे साल चला था ना बेटा। अभी तो इस हफ्ते में परेशान नहीं करूंगा, 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा आपको। अगले सप्ताह से अगर हमारी टाइमिंग 11:30 की है तो एग्जैक्ट 11:30 स्टार्ट होगा। आज भी देखा होगा मैं 11:30 बजे एंटर कर चुका था। 11:30 स्टार्ट होगा तो 11:30 ही स्टार्ट होगा, और 1:30 अगर क्लास है तो वो मिनिमम 1:30 होगा। भले 1:35 हो जाए चलेगा, 1:29 नहीं होगा। क्योंकि देखो अपना एक सिस्टम है कि भैया इतने सिलेबस हैं, इतना पढ़ाना है, और जब तक हम कोई भी चीज प्लानिंग से नहीं करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा? हमें अपना काम किसके प्लानिंग के अनुसार करना पड़ेगा कि भाई इतने टॉपिक है, इतना लगना है, इतने काम हमारे करने हैं। तो वो सारा एक क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से हमारा काम होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर तरीके से उन काम को देखना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा। तो जब तक हम उस प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे हमारा काम बेहतर हो पाएगा। तो वो चीजें हमें देखने के लिए अपना प्रॉपर बनाना है। मैं आगे चल के आपको प्रॉपर एक शेड्यूल भी दूंगा जिसके बेसिस पर आप घर पर किस तरीके से एग्जाम से पहले 3 बार सेल्फ रिवीजन कर सकते हैं, वो भी शेड्यूल बना के मैं दूंगा कि किस दिन कौन से टॉपिक को पढ़ना है और उसमें कितने घंटे लगाने हैं। अगर जैसे मान लीजिए मैंने 2 घंटे लिख के दिया, अगर मैंने उस टॉपिक को 2 घंटे पढ़ा और 2 घंटे में हमारा काम नहीं पूरा हुआ, जहां पे 2 घंटा हुआ वहीं पे छोड़ दो, ताकि वो दिल को चुभन होती रहनी चाहिए कि हमने काम अपना सही समय पे नहीं किया। क्योंकि अगर मैंने 2 घंटे लिख के दिया है तो इसका मतलब 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, और अगर 2 घंटा नहीं लगा तो वहीं छोड़ दो, ताकि दिल को चुभता रहे कि ये हमने 2 घंटे में नहीं किया, तो अगली बार के रिवीजन में आप जल्दी करेंगे थोड़ा सा। तो वो आपको एक तरीका बन जाएगा जिससे अगर वहां पर 100 क्वेश्चन हमारे पास हैं और 2 घंटे का समय मिल रहा है, तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.20 मिनट अर्थात 1 मिनट 12 सेकंड का समय मिलता है। क्वेश्चन पढ़ना है, सॉल्व करना है, गोला लगाना है और बाद में रीचेक भी तो करना है। इन सभी के लिए समय मिलता है। अब इन सभी के लिए समय मिलता है तो उतना हमें फास्ट होना पड़ेगा नहीं, और उस फास्ट के लिए हमें क्या करना होगा, अपने टाइम मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना होगा। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करनी होगी। जब तक हम उस टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करेंगे तो हमारा शेड्यूल गड़बड़ होगा। और इतनी ज्यादा मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ये मेरी गारंटी कि 1 घंटा 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 100 क्वेश्चन करने में। आज तक का हमारा रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी बच्चा मेरा नहीं बोला कि सर 1.5 घंटा लग गया हमारा, संभव ही नहीं है। तो उतने परे प्यार से पढ़ाते हुए चलेंगे, उतने आराम से प्यार से करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। ओके चल, तो ये तो भाषण तो हमेशा चलता ही रहेगा, अभी तो लंबी दूरी अभी बाकी है। शुरुआत करते हैं हम लोग कहानी के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा यहां पर है कौन सा, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए सबसे पहले तो हमारा बात यह होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है। भाई आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, अब एक बच्ची चलिए हमारी साइंस की है, बाकी बच्चों ने तो पढ़ा ही है कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। बताइए कोई भी कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बोलिए, मुझे नहीं आता, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। का हो बबुआ, जत पढ़तंग तत गुरुवे समर्पितंग, ऐसे कैसे काम चलेगा। बोलो, जो कुछ भी आता है, हम कौन सा फांसी की सजा दे रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी बता सकते बेटा, बोलो व्हाट इज इकोनॉमिक्स। बेटा इकोनॉमिक्स का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं होता, आपके द्वारा दिया गया हर एक डेफिनेशन सही है इकोनॉमिक्स के लिए। कुछ भी बोल दो, बोल दो कि इकोनॉमिक्स बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, सही बात है, वो बेवकूफ बनाता ही है, क्योंकि कहता कुछ और है, बाद में बोल देता है नहीं हुआ, अच्छा लिख दो एक्सेप्शंस। तो बेवकूफ बनाने के तरीके, नहीं तो एक्सेप्शन शब्द क्यों आता। तो याद रखिएगा,
कि इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा डिफाइन करना ना मुश्किल है। हर चीज से रिलेटेड आप प्रोडक्ट बेसिस पे बात करते हैं, मैनेजमेंट बेसिस पे बात करते हैं, प्राइस बेसिस पे बात करते हैं, इनकम बेसिस पे बात करते हैं, हर चीज इकोनॉमिक्स है, हर चीज इकोनॉमिक्स है। क्योंकि अगर मैं कोई भी डेफिनेशन दूंगा, आप कुछ और डेफिनेशन देंगे, ये कुछ और देंगे, वो कुछ और देंगे, इधर से कुछ और डेफिनेशन आएगा, सबका अपना अपना डेफिनेशन होगा और सबके सब सही हैं। अगर सही नहीं होते तो इतने सारे इकोनॉमिस्ट क्यों आए? भाई आप लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख देते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई और मैथमेटिशियन आया? नहीं, ये लिखो। आया क्या? नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स में आया ही नहीं है। अच्छा तुमने ये डेफिनेशन दिया, नहीं ये होना चाहिए। तो हर किसी का ओवरव्यू अपने अपने लिए क्या है बेटा? सही है ना भाई? कोई भी चीज अगर बोल रहा है इकोनॉमिक्स के लिए तो वो हर चीजें क्या है आपस में सही है, हर चीजें आपस में क्या है सही दे रखी हुई है। तो जहां कहीं भी इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसको एक्सप्लेन करना, उसको डिफाइन करना थोड़ा सा क्या है हमारे लिए टफ काम है। तो हम इसको आसान शब्दों में ऐसे कह देते हैं कि अगर कहीं पर 5 लोग बैठे हुए हैं ना तो वहां पे 6 तरीके का डिफिनेशन आएगा, क्योंकि पांचों ने तो अलग अलग राय दी होगी और बाद में कोई ना कोई कंक्लूजन निकलता है या नहीं निकलता है? बाद में कोई ना कोई क्या होगा, कंक्लूजन निकलता है ना। आप अपने घर में, छोटे से घर में एग्जांपल लेके देखिए ना, मम्मी जैसे अगर कहीं पे कुछ बातें चल रही है, कोई काम धंधे की बात चल रही है, पापा अपनी राय देंगे, मम्मी अपनी राय देंगी, दादी दादा अपनी राय देंगे, चाचा चाची अपनी राय देंगे और बाद में कोई एक सहमति बनती है नहीं बनती, तो सबने अपना अलग अलग डेफिनेशन दिया और बाद में क्या निकल गया, एक कंक्लूजन। तो जितने लोग उससे एक ज्यादा डेफिनेशन, जितने लोग उससे एक ज्यादा डेफिनेशन, तो भैया फिर तो इंडिया की ही पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई है। तो इतना डेफिनेशन याद रखेंगे क्या कि सबसे पूछ के आते हैं कौन क्या कहना चाह रहा है? नहीं ना। तो हम ऐसे, वो तो कहने की बात है, इसको समझने का अलग अलग नजरिया देखते हैं, अलग अलग तरीका देखते हैं कि किस वे में हम इसको समझें, किस वे में इसको हम लोग बात करें, उसके बेसिस पे बात करेंगे। ठीक है? तो ये जो इकोनॉमिक्स शब्द है बेटा, ये हमारा डिराइव्ड हुआ था ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से। किससे आया था? इकोनोमिया से, जिसका मतलब ही होता है बेटा हाउस मैनेजमेंट। हाउस मैनेजमेंट। बेटा एक बताओ, आप जिस कमरे में पढ़ते हो उस कमरे में सब कुछ अपना तौर तरीके से रखते हो या नहीं रखते हो? आपको कौन सी किताब चाहिए, आराम से जाते हो वहां से निकाल के आते हो। आपने अपनी कैलकुलेटर कहां रखी हो, वहां से जाके निकाल के ले आते हो। कौन सा पेन कहां पर है वो आपको पता होता है। आप मेडिसिन कॉर्नर पे जाते हो, कोई दवाई चाहिए, देखते हो ना वो डायरेक्ट जाता है और वहां से दवाई निकाल के दे देता है। अगर उसी में आपको छोड़ दिया जाए कि जाओ वो दवाई निकाल के दो, तो फिर पता चलेगा ढूंढते ढूंढते पगला के मिलेगा कहां पर। तो एक तरीके का क्या है, मैनेजमेंट है ना। एक तरीके से क्या है, संरचनाबद्ध हम किस तरीके से कर रहे हैं, किस प्रोपोर्शन में उसको अरेंज कर रहे हैं ताकि हमारे लिए क्या हो जाए, वो बेहतर कलेक्शन हो जाए, ताकि वो हमारे लिए क्या हो जाए, बेहतर कलेक्शन हो जाए। तो जहां पर ये बेहतर कलेक्शन की बात कर रहे हैं वो हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत, इकोनॉमिक्स। इसलिए इकोनॉमिक्स का मतलब भी क्या होता है बेटा, हाउस मैनेजमेंट। तो जब बेटा एक वो बताओ, एक घर को चलाने के लिए मैनेजमेंट की आवश्यकता हो सकती है, तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को, अर्थात पूरी की पूरी कंट्री को चलाने के लिए मैनेजमेंट के बिना काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। जैसे आजकल आप लोग देख ही रहे हो, इलेक्शन का टाइम है, एक दूसरे पे कटाक्ष चलता रहता है। कोई बोलता है कि मोदी ने देश बेच दिया, कोई बोलता है हम आएंगे तो देश ही को खा जाएंगे, है कि नहीं? यही चलता है। ग्रोथ की बात कौन कर रहा है आजकल? यही सब काम चल रहा होता है। लेकिन बात कहीं ना कहीं पर मैनेजमेंट की होती या नहीं होती? बात मैनेजमेंट की होती है कहीं ना कहीं पर। तो ये चीजें हम लोग जहां पर भी मैनेजमेंट की बात करते हैं वो किसके अंतर्गत आता है बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अभी कुछ समय पहले की बात है, ऐसे ही खान सर का कोई वीडियो देख रहा था, तो उन्होंने बड़ी मस्त बात कही थी कि एक समय था जब 9/11 हमारे यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ था, मुंबई वाला, याद होगा आपको, होटल ताज वाला। आप लोग नन्हे मुन्ने बालक होंगे उस टाइम में, बाद में सुना होगा, जब एनुअल बरसी होती है तब पता चल रहा होगा। हम लोग तो उसका टीवी पे लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हैं। तो 9/11 का जब वो कांड हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि आराम से सब छूट गए, कुछ मारे गए, कुछ इधर उधर
कितने साल तक तू जेल में रहा कसाब? कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन आपको याद होगा 14 फरवरी को कश्मीर में कुछ हुआ था, उसके बाद क्या हुआ वो सब जानता है। भले ही बाद में सेना से सबूत मांगा जाए वो अलग बात है, क्या हुआ था सभी जानते हैं। तो बेटा अगर 9/11 के टाइम में ये होता तो क्या होता? आज लाहौर अपना होता, हम लोग भी घूमने के लिए जाते कि चलो कश्मीर के बदले वो भी घूम के आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीका का क्या है, अरेंजमेंट है ना, कहीं ना कहीं एक तरीका क्या है, सिस्टम है ना, कि हम कैसे किसी चीज को मैनेज करते हैं, हम कैसे किसी भी चीज को मैनेज करते हैं उसका तरीका है। वो चाहे आप अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बात करें, आप अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड बात करें। जैसे बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार यूपी के होंगे, जो अपने घर से दूर यहाँ पे पीजी वगैरह या हॉस्टल में रह रहे होंगे। अब उसको घर से तो मंथली खर्च आएगा। अब बेटा जिस दिन आपका पैसा है उसी दिन उड़ा दो, शाम तक एकदम अपने आप को अंबानी समझ लो, आज होटल जा रहे हैं, घूम रहे हैं, एकदम दोस्तों के साथ पब में जा रहे हैं, एंजॉय करके आ गए, शाम में पैसा खत्म। अब अगले 29 दिन तक ये देखना है कि महीना कब लगेगा, पैसा कब आएगा। क्या ये मैनेजमेंट सही है? नहीं। आपको तो ये देखना है कि भैया इसमें रेंट का प्रोपोर्शन ये है, टिफिन वाले का प्रोपोर्शन ये है, हमारे पढ़ाई लिखाई का प्रोपोर्शन ये है, पहले इसको सेपरेट करो, सबको सब देके टेंशन फ्री। अब ये बचा इतना दिन है, एवरेज हमारा ये होता है, इससे 2-4 रुपए ऊपर या नीचे हमें खर्च करना है, बात खत्म। ये ना हमारा अरेंजमेंट होता है, ये ना हमारी कॉम्बिनेशन होती है कि इस अनुसार हम करेंगे तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन भैया जिस दिन माल आया उस दिन एंजॉयमेंट, बाकी दिन कंगाल। दोस्त की तरफ देख रहे हैं, भाई रे 100 रुपए है, ले लियो अगले महीने, होता है इस तरीके की बातें। और ये लड़कपन वाली जिंदगी में जरूर होता होगा। कौन कौन पीजी में रह रहा है इसमें? 1 2, अच्छा बाकी 3। घर से आते ना बेटा सैलरी, तो सैलरी ही है, हर महीने अगर आ जाए अपने टाइम पे तो वो सैलरी ही है। हम लोगों ने भी खूब सैलरी खाई है मम्मी से। 1 तारीख को फोन करते थे, मम्मी कब? बेटा भेज रहे हैं, जो आप लोगों से हमने कबूल करा हुआ तो देना ही है। तो ये भी हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स ही है ना बेटा, नहीं तो हम ये अरेंजमेंट क्यों करते हैं? स्कैरसिटी वाली बात ही नहीं होती तो अरेंजमेंट की क्यों जरूरत होती? तो इसलिए इकोनॉमिक्स में कहते हैं हम लोग, मेन शब्द क्या होता है, हाउस मैनेजमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? हाउस मैनेजमेंट। लेकिन हम जो यहां पर इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा बेटा मॉडर्न इकोनॉमिक्स है। ये हमारा क्या है? मॉडर्न इकोनॉमिक्स। इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे पहले हमारा ट्रेडिशनल भी होगा, तो उसका तो हमने बोल ही दिया कि प्रॉपर एक चैप्टर ही पढ़ेंगे बिफोर इंडिपेंडेंस। लेकिन ये जो हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स से पहले की बात है, जो हम ट्रेडिशनल के नाम से जान रहे हैं, इसको हम लोग कहते थे बेटा पॉलिटिकल इकोनॉमी या पॉलिटी इकोनॉमी। राजनीति शास्त्र नाम सुना होगा हिंदी में आप लोगों ने, वही तो है इकोनॉमिक्स। बेटा बड़े बड़े राजा महाराजा के अंतर्गत में कोई ना कोई ऐसा होता था ना कि कैसे कहते थे राजकोष की सारी जिम्मेदारी इतनी है, कैसी संपत्ति है, कहां खर्च करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो सारा कोई ना कोई मैनेज करता था या नहीं करता था? वही तो था बेटा इकोनॉमिस्ट। बस काम करने का तरीका बदल गया। आज आप लोग यहां पर सीए की डिग्री लेने के लिए आए हैं। आईसीआई कब गठन हुआ? 1949 में ना। उससे पहले अकाउंटिंग कौन करता होगा? आपने कभी पुरानी मूवी देखी है? पुरानी मूवी में देखते थे ना, एकदम एकदम टोपी उपी लगा के, चश्मा बढ़िया वाला, एकदम जंजीर वाला, सोने का चेन वेन, धोती कुर्ता, ऊपर से एकदम मंडी पहन के बैठता था। वो भी तो अकाउंटेंट थे, लाला जी, है कि नहीं? मालिक का जो भी घपला होता था वही करते थे या नहीं करते थे? आजकल टैक्स कौन बचाते हैं? सीए बचाते हैं। उस टाइम में टैक्स कौन बचवाता था? लाला जी बचाते थे। तो काम करने का क्या बदला? सिर्फ तरीका बदला है। भाई उन लाला जी के पास डिग्री नहीं होता था, अब आपके पास डिग्री है तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए हैं, और वो बेचारे ऐसे ही मुनीम जी बैठे रहते थे और काम करते रहते थे। यही तो अंतर है। तो काम का तरीका वो ट्रेडिशनल, और ये क्या हो गया हमारा? मॉडर्न हो गया। वो जो पहले का देख रहे थे वो क्या था हमारे लिए? ट्रेडिशनल। और अब जो हम लोग देख रहे हैं ये हमारे लिए क्या हो गया? मॉडर्न हो गया। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि इकोनॉमी शब्द जो है वो किससे आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से? इकोनॉमिया से, जिसका मतलब ही क्या होगा बेटा? हाउस मैनेजमेंट। अब इकोनॉमिक्स के बारे में जब भी मैं इकोनॉमिक्स बोलूंगा तो हमेशा ध्यान में रखना कि मैं मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं।
ठीक है, जब भी ध्यान रखना है तो हमेशा क्या होगा, मॉडर्न इकोनॉमिक्स। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी बेटा 1776 ईस्वी तक, उसके बाद से हम मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। 1776 में सबसे पहले इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया गया था एडम स्मिथ साहब के द्वारा। और बेटा अगर कोई भी ऐसे हो जो सबसे पहले उसके बारे में बताए तो उसी को फादर बोला जाता है कि नहीं, जन्मदाता तो वही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को सामने रिप्रेजेंट करने वाले वही थे। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से वो हमारे क्या होते थे, जाने जाते थे, एडम स्मिथ साहब। तो 1776 में उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन, कि एक राष्ट्र की क्या संपत्ति है, क्या आय है, उसी के बेसिस पर तो उसकी इकोनॉमी डिसाइड की जाती है। आज आप देखते होंगे कि बार बार न्यूज वगैरह में होता है कि भारत के पास फॉरेन रिजर्व जो है इतना बिलियन डॉलर का हो गया, इतना बिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं हम लोग, करते नहीं कहते। पाकिस्तान के पास इतना ही है, श्रीलंका के पास इतना ही है, अमेरिका की इतनी ज्यादा है, ऐसी बातें होती है नहीं होती। तो मतलब जितना जेब में हो माल उतना ज्यादा कमाल, कि आपके पास कितना पैसा है, क्या आपकी स्थिति है, उसके बेसिस पर आपकी इकोनॉमी देखी जाएगी या नहीं देखी जाएगी, उसके बेसिस पर आपकी इकोनॉमी देखी जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। गौर से देखिए, वेल्थ ऑफ द नेशन। अभी मैं ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, मेरा आदत थोड़ा सा अलग है, मैं पहले समझाता हूं बड़े प्यार से फिर लिखवाता हूं। क्योंकि देखो हम लोग 3 इडियट्स वाले वो तो है नहीं वायरस, दोनों हाथ से लिख लें, ऐसे तो है नहीं। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप भी हैं और हम तो और भी नॉर्मल हैं, हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है। तो पहले आराम से समझ लेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे, ताकि दिमाग से बाहर कोई चीजें जाए नहीं। क्योंकि आपके पास 80% एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा जो ये मेरी बातों से आएगा, ठीक है। तो इसलिए बातों को ध्यान में रखना ज्यादा जरूरी है। भले ही मैं फालतू की बकैती करता हूं, बट वो एग्जाम्पल भी हमारा टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी तो 1-2 दिन तो आपको समझने में लग जाएगा टाइम। अगर आपके कोई पुराने बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए होंगे पिछले 2-3 सालों में, तो उससे एक बार ओवरव्यू ले सकते हैं। गलती से हमारा नाम राकेश चौधरी है, उर्फ बाबा राकेश बच्चे बोलते हैं, ठीक है। तो पता कर लीजिएगा, बता ही देंगे। तानिया शर्मा कौन है बेटा, तानिया कौन है, कल कॉल किया था आपने ही ना, तो ओवरव्यू ले सकते हैं, ठीक है। जब जो दिल करता है वो पढ़ा भी लेता हूं, ठीक है। चलो, तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो सबसे पहले किसने बताया बेटा, 1776 में किसने बताया, एडम स्मिथ साहब ने बताया था। और उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कहते हैं बेटा वेल्थ व्यू पॉइंट। क्या नाम देंगे उसको हम लोग, वेल्थ व्यू पॉइंट। क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ का मतलब क्या होता है, धन, संपत्ति, मुद्राएं। तो जब धन के बारे में बताते थे इसलिए उसका नाम क्या दे देंगे, वेल्थ व्यू पॉइंट। क्या दे देंगे बेटा हम लोग, वेल्थ व्यू पॉइंट। तो इन्होंने जब दिया तो इसको किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। अब देखो ना बेटा, होता क्या है कि आजकल जैसे इलेक्शन है ना, तो गांव घर में बहुत सारे नए नए नेता जन्म लेते हैं, है कि नहीं। हमारे नेता कैसे हो, चिरकुट लाल जैसे हो, नहीं है गांव घर में। और कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो जाए 2-4-10 को तो साथ में रहता ही है। और जो भी बिहार यूपी होंगे तो गांव घर में मुखिया का इलेक्शन होता है, वो तो जानते ही होंगे ना। और मुखिया में गांव देहात के ही लोग खड़े होते हैं, तो हमेशा 10 को उसके साथ रहेगा ही नहीं रहेगा। और भले ही जीते या ना जीते, उससे पहले ही नाम बन जाएगा मुखिया जी। तो अब अगर मान लीजिए कि एडम स्मिथ साहब ने ये डेफिनेशन दिया होगा, तो एडम स्मिथ साहब तो हो गए मुखिया जी। अब मुखिया जी के सपोर्ट में 2-4 को सपोर्टर तो होना चाहिए। इसके सपोर्ट में आ गए बेटा जेबी से। कौन आ गए, जेबी से। कहा एकदम सही इन्होंने कहा है, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के बारे में बताता है, पैसों के बारे में बताता है। और यही चीज किसने कहा था, एडम स्मिथ ने। सपोर्टर कौन बन गए बेटा, जेबी से। उन्होंने भी क्या कह दिया, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ, ये चीजें उन्होंने बता दी। तो
तो इसका एक जरा पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। लेकिन बेटा कुछ भी बोल देना ना, ये नहीं दिखाता कि हम बहुत ही ज्यादा एडवांस हैं। हम सामने वाले के लिए जब बोल रहे हैं तो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए कि क्या इसमें कोई गलतियां हैं या नहीं। बेटा मैं 50 तरीके की बातें बोल सकता हूं, हो सकता है इसमें 9 बच्चों को अच्छा लगे, लेकिन एक को बुरा भी तो लग सकता है, एक को बुरा भी लग सकता है। यही चीजें वहां भी थी। जब इन्होंने डेफिनेशन दिया तो इनको तो ये लगा कि मैंने जो कहा है वो एकदम सही है, मैंने जो बात करी है वो एकदम सही बात करी है, एकदम आराम से बढ़िया बात करी है। लेकिन 1890 में 1890 में आए थे हमारे पास एल्फ्रेड मार्शल साहब। 114 वर्षों के बाद कौन आए थे? एल्फ्रेड मार्शल साहब। एल्फ्रेड मार्शल साहब ने कहा कि ये जो आप कह रहे हो कि जो कुछ भी है वेल्थ है, ये गलत बात है। हम तो वेलफेयर के नजरिए से सोचते हैं। किसके नजरिए से सोचेंगे? वेलफेयर के लिए। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो कि वेल्थ ऑफ द नेशन, इसका मतलब जो कुछ भी ये पैसा है, फिर तो भैया एक राजा को वेलफेयर करने से क्या मतलब? सबको मार काट के हटा दो, सब जितना पैसा है अपने पास रख लो, ये होना चाहिए था। लेकिन क्या राजा महाराजा ने ऐसा करा? नहीं करा। और जिन्होंने किया उसको आज तक हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आक्रामक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? कि वो बहुत ही ज्यादा हैवान था, बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल माइंडेड था, ऐसी बात बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो मतलब सिर्फ पैसे का काम नहीं चलेगा ना बेटा, यहां पर वेलफेयर की भी बात करनी होगी या नहीं करनी होगी? वेलफेयर को भी ध्यान में रखना होगा या नहीं रखना होगा? तो हम यहां पर वेलफेयर को भी ध्यान में रखेंगे, जिसके बारे में बताया गया था एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा 1890 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी। कौन सा बेटा? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लिखी? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उस केस में उन्होंने यह बताया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, और उनको सपोर्ट कर दिया गया था बेटा एसी पीगू के द्वारा। किसके द्वारा? एसी पीगू के द्वारा। बेटा ये जो एल्फ्रेड मार्शल साहब हैं, इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप चाहे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं, बजट लाइन वगैरह की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट किसके द्वारा दिए गए हैं? एल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा। तो जब अगर एल्फ्रेड मार्शल साहब के द्वारा दिया गया है, तो इसका मतलब ये फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गए। वो भाई साहब क्या थे? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ये भाई साहब किस नाम से जाने जाएंगे? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। किस नाम से जाने जाएंगे? ये हमारे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो इनके सपोर्ट में आए थे हमारे एसी पीगू साहब, उन्होंने कहा कि मनी इज द मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर। कि ये जो धन है, ये जो पैसा है, ये तो मात्र एक साधन है वेलफेयर को अचीव करने का, और कुछ भी नहीं। भाई हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, और जब पैसे नहीं रहेगा तो हम किसका मदद करेंगे? भाई आप रोड पर जा रहे हो, मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है और आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, आपने अपने जेब में दे रखा है एक 10 का सिक्का पड़ा हुआ है, क्या आप मदद कर पाओगे? नहीं। लेकिन अगर वहीं पर अकाउंट में एकदम माल भरा हुआ हो तो अरे चलो हॉस्पिटल लेके क्या होगा, पहले इसका जान बचाना ज्यादा जरूरी है। तो वेल्थ है तो वेलफेयर है, वेल्थ है तो वेलफेयर है। तो ये चीजें किसने बताई थी बेटा? एसी पीगू साहब ने, जो एक तरीके से सही भी था। लेकिन बात ना घूम फिर के आ जाता है कि माइंड में तो यही रहा ना कि पैसा है तो सब कुछ है। माइंड तो यही रहा ना कि पैसा है तो सब कुछ है, क्योंकि हमने क्या बोला? मदद तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो? वेल्थ हो। बेटा आप देखते होंगे गांव घर में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे हम मरते दम तक तुम्हारे साथ हैं, चाहे पैसा से हो ना हो, शरीर हमेशा तुम्हारे साथ है। तो ये शरीर हमेशा साथ है, ये क्या था बेटा? वेलफेयर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होगा, देखो भैया हम तो तुम्हें समय नहीं दे पाएंगे, पैसों की जरूरत हो तो बता देना। तो आप क्या कहते? देखो एक ने बोला कि हम पैसा तो नहीं दे पाएंगे पर हम मरते दम तक तुम्हारे लिए उपलब्ध हैं, जब भी जरूरत हो मुझे याद कर लेना। आप उसको हमेशा अच्छा मान लेते हो। लेकिन जो ये बोलता है कि देखो तो समय तो नहीं दे पाएंगे, पैसा की जरूरत हो तो ले जाना, आप उसको अच्छा मानते हो क्या?
नहीं, लेकिन अगर वेल्थ हमारे लिए अच्छा होता तो फिर अच्छा तो वो था ना जिसने बोला था पैसा की जब जरूरत हो तो ले जाना, है ना। लेकिन हम किसको मानते हैं बेटा, वेलफेयर को ना। तो ये चीजें भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत होती है, जो किसके द्वारा दिया गया था, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा, जिसको हम लोग वेलफेयर व्यू पॉइंट के नाम से जानेंगे। इसको अभी डिटेल में हम लोग लिखेंगे भी यहां पर। फिर उसके बाद बात आती है बेटा स्केरसिटी और चॉइस मेकिंग। स्केरसिटी और चॉइस मेकिंग का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था बेटा लोयनल रॉबिन्स के द्वारा 1931 में। अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ जगह पे बुक में 1930 दे रखा है और कुछ जगह पे बुक में 1932 भी दे रखा है, बट आईसीआई 1931 को फॉलो करता है, तो हम लोग भी 1931 को ही फॉलो करेंगे। भाई जो आईसीआई कहेगा हमें वही तो काम करना पड़ेगा, तो हम लोग फॉलो किसको करेंगे, 1931 को। तो ये जो स्केरसिटी और चॉइस मेकिंग है, नाम में ही देखिए लगा हुआ है स्केरसिटी। स्केरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी। चॉइस मेकिंग अर्थात डिसीजन मेकिंग, कि हम कैसे कर पाएंगे, किस तरीके से कर पाएंगे, इसके बारे में बात करने की जरूरत पड़ जाएगी हमें, इसके बारे में देखने की जरूरत होगी। और अभी पूरा का पूरा हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे, आज नहीं होगा तो अगली क्लास में पढ़ेंगे जरूर। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, क्योंकि हर जगह पे डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। जहां पर भी स्कैरसिटी शब्द आएगा, बिना डिसीजन मेकिंग के काम नहीं हो सकता। भाई 100 रुपए आपके जेब में पड़े हो और महीने खत्म होने में 3 दिन बचा हुआ हो, आप अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं या नहीं कर देते हैं कि भैया एक दिन में 33 रुपए से ज्यादा मैं खर्चा नहीं कर सकता? लगाते हो या नहीं दिमाग लगाते हो? लेकिन अगर वही 10,000 रुपए रहेगा तो अरे चलना 1,000-2,000 खर्चा भी हो जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा, कहते ही नहीं कहते। तो इसका मतलब स्कैरसिटी होगा तो डिसीजन मेकिंग की बात करनी होगी या नहीं करनी होगी। स्कैरसिटी नहीं तो फिर डिसीजन मेकिंग की जरूरत क्या है? भाई अगर हमारी संपत्ति 5,000 करोड़ हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि आज क्या खरीदना है और कल क्या खरीदना है, नहीं। लेकिन जब हम अपने बैंक अकाउंट में देखते हैं और लिखते हैं 230 करोड़ है, 230 करोड़ मतलब 230 रुपया क्रेडिट बैलेंस, अपने दिल को संतावना दे देते हैं, है अकाउंट में 230 ही रुपया, है कि नहीं? तब तो देखना पड़ जाता ना, कुछ नहीं खरीद सकते रहने तो दिक्कतें क्रिएट होगी या नहीं होगी? तो अगर स्कैरसिटी है तो डिसीजन मेकिंग है, स्कैरसिटी नहीं तो डिसीजन मेकिंग काहे का? स्कैरसिटी अगर नहीं हो तो काहे का डिसीजन मेकिंग? फिर तो एंजॉय करो, खुल के मजे लो, काहे का टेंशन है? तो वो चीज हमको यहां पर क्या करना होगा, देखना पड़ेगा। तो 1931 में जब लोयनल रॉबिन साहब ने अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन सी बुक लिखी थी बेटा? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसमें उन्होंने ये बातें बताई थी, उसमें उन्होंने ये चीजें दिखाई कि भैया ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी जरूरतें असीमित है। हमारी इच्छा शक्ति क्या है? असीमित है, बट रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड। तो हमको क्या करना होगा बेटा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना होगा या नहीं करना होगा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज को देखना होगा या नहीं देखना होगा कि भाई हमें इतने में ही काम करना है तो हम कैसे करें, कैसे इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, ये सारी चीजें देखने की जरूरत होगी या नहीं होगी? और यहीं पर से निकलता है बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। ये चिंता वाली बात सिर्फ हमारे लिए और आपके लिए नहीं है, ये तो हर किसी के लिए है। अंबानी के पास इतना पैसा है ना, फिर भी वो सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी और कुछ कमा लेते कि विश्व में नंबर 1 पे चले जाते हैं। मतलब स्कैरसिटी उसको भी लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है या नहीं लग रहा है? लगेगा। ये स्कैरसिटी चीज ही है इसे, क्योंकि वांट्स हमारा क्या होगा? अनलिमिटेड। वांट्स हमारा क्या है? अनलिमिटेड। रिसोर्सेज क्या होगा? लिमिटेड। बेटा जैसे अभी आप बैठे हो ना, तो माइंड में ना एक ही चल रहा होगा कि किसी भी तरीके से फाउंडेशन एक बार में क्लियर हो जाए, है ना? और बेटा अगर एग्जाम में 300 नंबर भी आ जाएगा ना, सेटिस्फाइड नहीं है, 300 नंबर आया, सोचे तो 350 का थे, संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्योंकि वांट्स क्या है? अनलिमिटेड। बेटा पूछो जरा उससे जिसके 198 आए होंगे, वो 200 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप 300 पे भी संतुष्ट नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे मिल जाते हैं 331, 333, 329 आए, सर 20-25 नंबर कम रह गया,
बोले बेटा इतना हमारा आ जाता तो बाबूजी पूरे सहरसा में मिठाई बंटवा देते हैं हमरे, कि हमारा बेटा को 80% आ गया है कि नहीं। 10th में आप लोगों के तो 70-80% नॉर्मल अब आ जाते हैं, अब हम लोगों के जमाने में कहाँ आता था। 67.74% मार्क्स था 10th में। 12th में 54.44% मार्क्स था साइंस में। और वो भी जब पटना आए थे एडमिशन कराने के लिए, डायरेक्ट एडमिशन बिना कोई लिस्ट में नाम, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्क्स आ गया था ना, 54.44%। तो अब क्या है कि आदमी उतने भी खुश नहीं हो सकता है कि नहीं, लगता है कि कुछ और हो जाता, और है दिल को चुभन आज तक वो चीजें हैं। क्योंकि जब हमने इंटर पास करी और मेरा 183rd रैंक भले ही AI में आ गया, लेकिन मैंने गुस्से में इंजीनियरिंग छोड़ी थी, क्योंकि उसी साल नया रूल लागू हुआ था कि IIT के लिए मिनिमम 60% का होना जरूरी है। उसी साल अप्लीकेबल हुआ था, उसके पीड़ित हम थे क्योंकि दे नहीं पाए थे। तो जब नहीं दे पाए तो इंजीनियरिंग करना ही नहीं है, छोड़ो इसको, चलो अब जो होगा नया दूसरा काम देख लेंगे। और उसी साल मामा जी गलती से CA बन गए, बोले अब तो यही करना है। तो क्या होता है कि आपको जितने भी मिल जाए वो आपके लिए हमेशा क्या रहेगा, कम ही रहेगा। अब यहां आए थे CA बनने, बन गए टीचर, फिर भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। भले एक सुकून की जिंदगी है कि किसी के अधीन में तो काम नहीं कर रहा हो ना। अब जैसे ऑफिस जाओ, बॉस की सुनते रहो, जी 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 जी, अबे ये करो कर, यहां तो वो टेंशन नहीं है ना, माइंड रिलैक्स रहता है। रात में भी सोने के लिए जाओ तो माइंड 100% रिलैक्स होता है कि किसी का कोई चोरी करके भागा तो नहीं है ना। लेकिन काम धंधा में क्या होता है, बॉस का ये प्रेशर नहीं लेके जाएंगे तो कल बॉस ये झाड़ देंगे, ये करेंगे, वो टेंशन रिलैक्स रहता है। पैसा भले ही कम हो, 5,000 रुपये महीना कमाओ, मस्त रहो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो चुभन रह जाती है कि जो हम चाहते थे वो हमें मिल नहीं रहा है। तो वांट्स हमारा क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, और रिसोर्सेज हमारे पास क्या रह जाएगा, लिमिटेड। तो इसलिए वहां पर हमें क्या करना होता है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करनी होती। और लास्ट में आता है बेटा डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। ये दिया गया था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, पॉल ए सैमुअल्सन के द्वारा। ये जो पॉल ए सैमुअल्सन था ना बेटा, ये सबसे होशियार आदमी रहा। कैसे, तो जरा मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जरा देखना। एक जगह पे ना 4 देशों के साइंटिस्ट बैठे हुए थे, अमेरिका का, रसिया का, चाइना का और इंडिया का। अमेरिका वाले ने बोला कि मैं ऐसा फाइटर जेट बना सकता हूं, ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह लगा सकता हूं जिसका तोड़ किसी के पास नहीं होगा। तो सबने बोला अच्छा ठीक है, बना के दिखा। उसने बनाया, सबने देखा कि हाँ भाई ये तो सच में आश्चर्यचकित वाली बात है, इससे अच्छी क्वालिटी तो सच में नहीं हो सकती है। फिर रसिया वाला ने बोला रुको, मैं इसकी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर सकता हूं कि अगर तुम्हारी क्षमता 2000 किलोमीटर तक है तो मैं उसको 4000 किलोमीटर का कर सकता हूं। उसने नई नई टेक्नोलॉजी लगा दी, नई नई टेक्नोलॉजी लगाई। सबने बोला हाँ ये तो और भी बेहतर हो गया। फिर चाइना वाले से पूछा अब बता तू क्या कर सकता है। बोला देखो, जब फाइटर जेट को ऊपर जितना ले जाओगे तो वो रडार से भी छुपेगा फिर, और ऐसे नजदीक से जाएगा तो कहीं भी रडार कैच कर सकता है। अब जैसे इजराइल वगैरह देख रहे हो ना कि एंटी डोम मिसाइल रखा हुआ है, ऊपर में मार के गिरा दे रहा है मिसाइल को। बोला हम ऐसा उस पर कलर कर देंगे कि रडार भी उसको कैच नहीं कर सकता है। बोला करके दिखा। उसने बढ़िया से ऐसा पेंट वेंट लगा दिया, देखा कि सच में भाई अब रडार उसको कैच ही नहीं कर पा रहा है। अब इंडिया वाले से बोला तू क्या कर सकता है। बोला अरे जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। बोला करके दिखा। उठा, उस पर लिख दिया मेड इन इंडिया, टेंशन है खत्म। अब कौन जानता है कि वो अमेरिका का जहाज था, टेक्नोलॉजी रसिया का था, कलर चाइना का था। भाई लिखा हुआ तो मेड इन इंडिया है ना, तो भारत में बना है, बात खत्म, तुम्हारा कोनो हिस्सा नहीं है। यही काम किया पॉल ए सैमुअल्सन ने। इसका अपना कोई डेफिनेशन नहीं है, इसने सबको मिलाकर के खिचड़ी बना दिया। बोला देखो भैया, हाउ मैन एंड सोसाइटी कैन चूज अल्टरनेटिव फॉर हिज डेवलपमेंट। भाई एक बताओ, आपके पास पैसा है, बिना पैसे के कोई काम हो नहीं सकता, तो पैसा जरूरी है। एडम स्मिथ वाले खुश,
बोला रुको, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो लोगों के मदद के लिए काम करो ना यार। आप दिखाओ कि इससे कैसे कॉस्ट कटिंग करके बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप लोग जो मोबाइल यूज करते हैं आजकल, जो है ये टच स्क्रीन वाला मल्टीमीडिया सेट 10,000, 12,000, 15,000 में अच्छा मिल जाता है। मुझे याद है 2006 में जब मैंने पहला सेट अपना खरीदा था मल्टीमीडिया वाला, नोकिया 6600 आता था, एकदम मोटा सा ऐसा गोल कर का। उसमें इंटरनल मेमोरी थी 25 MB और कैमरे की क्वालिटी थी बेटा 0.3 मेगापिक्सल। जो आप लोग अभी 100 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल देखते हैं ना, वहां था 0.3 मेगापिक्सल और खरीदा था बेटा 26,000 रुपया में। 2006 की बात बता रहा हूं, 2006-07 के आसपास की ये घटना है, उस टाइम की बात बता रहा हूं। आज अगर वैसा ही कैमरा वाला फोन खरीदने के लिए जाए तो 1,000-1,200 रुपया में आपको बाहर मिल जाएगा। उसमें भी इंटरनल मेमोरी 4 GB होगा कम से कम, 25 MB तो कतई नहीं होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो देखो बेटा, जब आपका मोबाइल खराब होता है ना तो उसके 100% पार्ट्स क्या बेकार हो जाते हैं? नहीं होते, 2-4-5 पार्ट्स ही खराब होता है। अगर मान लीजिए उसका पूरा डेड हो गया फोन, कोई ना कोई उसका सामान काम आ जाएगा ही नहीं आ जाएगा, तो ये चला जाता है रिसाइकल में। अब रिसाइकल में गया तो पहली बार जो इस गुड्स को बनाने में खर्च हुआ होगा उतना तो इस पर खर्च नहीं होगा ना, रिसाइकल में नाम मात्र के लिए खर्चा पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक गुड्स का कॉस्ट कम होगा या नहीं कम होगा। तो इन्होंने यही कहा कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो वेल्थ है, उसका आप बेहतरीन इस्तेमाल करके किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। उसको हम लोग देखते हैं किसके अंतर्गत बेटा? इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। तो इकोनॉमिक्स को 4 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू में बांट दिया ना। कौन कौन सा? वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी और डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट। अब पहले यहां तक एक बार लिख लेते हैं, नहीं तो भाषण तो मोदी जी भी देते रहते हैं, उनका सुनोगे ना, हमरा काहे सुनोगे। चलिए बेटा लिखते हैं। लिखिए, द वर्ड इकोनॉमिक्स derived from Greek word oikonomia, which means house management. दिख रहा है बेटा? The word economics is derived from Greek word oikonomia, which means household, हाउस मैनेजमेंट या हाउस होल्ड, जो भी लिख सकते हैं। ओके, टिल 19th century economics was also known as political economy. Till 19th century economics was also known as political economy. यहां तक लिख लिया? लिख लेना। देखिए बेटा, लिखिएगा, इकोनॉमिक्स explained with four different viewpoints. Economics explained with फोर डिफरेंट व्यू पॉइंट। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? विवेक, इमरान, सचिन, कुणाल,
इकोनॉमिक्स explained with 4 different viewpoints. First, wealth viewpoint. Second, welfare or third, scarcity and choice making viewpoint. Dynamic growth and डेवलपमेंट व्यू पॉइंट. इकोनॉमिक्स को कितने अप्रोच से हम लोग देख पाएंगे बेटा? 4 व्यू पॉइंट से. कौन कौन सा? वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी और डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट व्यू पॉइंट. अब इन चारों को पहले एक बार एक्सप्लेन करके देखना पड़ेगा. देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना, अब बुक में हटा दिया है. बुक में सिर्फ 2 लाइन दे दिया है एडम स्मिथ के बारे में, लेकिन क्वेश्चन हर अटेम्प्ट पूछता है, तो क्यों ना पूरा लिखवा ही दिया जाए, क्यों छोड़े हम, है कि नहीं? तो क्वेश्चन चूंकि पूछता है तो लिखना भी जरूरी है. और स्कैरसिटी के बारे में भी आगे मैं दिखाऊंगा, हर एक जगह पे बात होगी, तो उसकी भी बात हम लोग करेंगे. यहां पर हो गया बेटा यहां तक?